नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बागणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस एंड इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट एंड डेटा एनालिस्ट। बड़ी मजेदार होती हैं मनीष की और थोड़ा हटके होती हैं। और संडे को इनको लाने का मतलब ये होता है कि भैया पैसा बचाएं। संडे को हमारी थोड़ा खर्च के साथ साथ पैसे की बात करते हैं। अभी जब मोदी जी गए हैं चाइना, और चाइना में जाने से पहले वो पहुंचे जापान। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जापान में उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसको I don't know how, but the entire media and the social media has messed it out. And the key words are, I don't care it is black or white as long as it is coming to India. Let me put it on the screen, the entire sentence, so that you understand what we are talking about. ये statement बहुत बड़ा है, बहुत इतना बड़ा है कि जिसका हम कल्पना अभी नहीं कर सकते हैं। 6 महीने 1 साल के अंदर ये बूम जो दिखाई देगा वो बहुत बड़े लेवल का आएगा। I don't care who invests the money in India, dollar, pound, whatever. The currency is black or white, doesn't matter. Look at the words he's using. The currency is black or white, doesn't matter. But the production must involve the sweat of my countrymen. मतलब भारत के लिए होना चाहिए। जॉब यहाँ क्रिएट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी यहाँ होनी चाहिए। मोदी जी इज बैटिंग ऑन द फ्रंट फुट, नो डाउट। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग हार्वर्ड इकोनॉमिक्स, वो सब बातें मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी। बट Manish, this is a big statement when it's given in Japan. I don't know how the economists and the other people have missed it out, but this is a big indication of what he's going to do in next coming months. इसके साथ साथ कई स्टेप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बारे में बात नहीं हुई है, कहीं पर भी बात नहीं हुई है, और जरूरी है बात करना, क्योंकि वो जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल के हैं एंड ट्रम्प को हजम नहीं होंगे, चाइना को भी डाइजेस्ट नहीं होंगे, रशिया भी हो सकता है थोड़ा तड़पड़ाए। ओवर टू यू मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक जब हम लोग इस पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं तो उनका एक स्टेटमेंट और बहुत इजीली वो मीडिया में मिस आउट हुआ, और ये था कि पैसा का रंग काला हो या गोरा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उस पैसे से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें भारतीयों का पसीना है, भारत की उसमें सुगंध है, तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसका जब ये सेंटेंस का मैं एक और इंसान से रिलेट करता हूं, उनका नाम है डेंग जियोपिंग। वो चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। कम्युनिस्ट चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बहुत बड़े थिंकर थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला था कि बिल्ली काली हो या बिल्ली गोरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो चूहे को पकड़ के खा रही हो। और ये जब, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट मैं पहले इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसी के अराउंड पूरा ये जो उनका आइडिया जो प्राइम मिनिस्टर का है या पहले जो चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर का था, दैट वाज बोथ फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर। कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक हुआ था वो था 1992 में, जब उस टाइम में मनमोहन सिंह ने उन्होंने ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया था कि यहाँ पे बाहर के भी देश आएगी, मैन्युफैक्चर करके जाएगी। उस टाइम पे भी हमारा एक ऐसा सिचुएशन था जहां पर बहुत ज्यादा, मतलब भारत ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पे था देश पूरा। और अभी वैसा सिचुएशन नहीं है, वी आर अमंग द टॉप 4 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, बट एक नया सिचुएशन है जहां पे हमें उस टॉप 4 से नंबर 1 के पोजीशन को रिक्लेम करना है और उसके तरफ बढ़ना है। और उस नंबर 1 के पोजीशन की तरफ बढ़ने के लिए हमारा जो अपना स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस चीज को समझना है। और जो ग्लोबल सिचुएशन जो अभी क्रिएट हो रहा है, उस आपदा में अवसर को कैसे पहचानना है और उसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज का मतलब होता है जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसका सबसे ज्यादा लाभ उठाना। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये स्टेटमेंट देखिए गायत्री जी कि कहां पर आता है, जापान में। और जापान में जब वो ये गए हैं अभी, तो वहां पे $68 बिलियन का अगले 10 साल में भारत में इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट वहां से आया है, जो वो अलग अलग फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें एक सबसे बहुत कॉमन जो हम सबको पता है वो है जो हम हाई स्पीड ट्रेन अभी बनाने जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन। और उसके बाद ये अलग अलग जगह पे ये इन्वेस्ट करेंगे इसमें। ये सिर्फ लेकिन वहां तक ये नहीं रुकता है। अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जब ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपके दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगा कि इस चीज को वो अंत तक सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्टर है। सिर्फ ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये एक ऐसा चीज है जहां पे भारत ने स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट ट्रम्प टैरिफ के प्रेशर में आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके लिए ग्राउंड तैयार किया गया है।
सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम हुआ करता था गायत्री जी कि जब कोई भी भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी डिफिकल्ट था, कोई भी कंपनी बाहर से आती थी, यहाँ पे कुछ बिजनेस उन्हें लगाना है, उसमें दिक्कत क्या था कि उन्हें अप्रूवल, इतने टैक्सेस, इसके झंझट में कि वो सोचते थे अरे यार इससे इतना टाइम तो मुझे बिजनेस सेटअप करने में लग जाएगा, उसका रिटर्न आने में तो और कितना टाइम लग जाएगा। तो जीएसटी में ये नहीं बोलूंगा कि इससे पहले कोई सरकार डिस्कस नहीं की थी, इससे पहले वो वाजपेयी सरकार के समय से ही ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें इतने सारे फ्रिक्शंस थे कि उसका ब्लेम कौन लेगा। और उस चीज को लेकिन इस सरकार ने उठाया, उसको लिया, सरकार स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी, रिजॉल्व हुआ, और उसके बाद ऐसा हुआ कि जीएसटी बिकेम अ वन वे, एक गेटवे बन गया कोई भी टैक्स के लिए। अब उस चीज में एक, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि इन्होंने एक बेसलाइन तैयार किया, उस बेसलाइन के बाद इन्होंने अलग अलग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम आगे बढ़े। अब एक समय आया जब भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो निकल करके आया, जो एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, वो ये है कि हम बहुत बड़े कंजम्पशन मार्केट है, हमारा खुद का इंटरनल कंजम्पशन जो है वो बहुत बड़ा है, हमारा जीडीपी का वो 60% लगभग लगभग उससे आता है। और जब पूरे देश भर में इस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी, कोई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, कहीं पे सैंक्शन की बातें हो रही है एंड सो ऑन, एक चीज जो भारत के फेवर में काम करता है और जिसको हम लोग पहले बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, वो है हमारा 140 करोड़ का आबादी, जो कि इस कंजम्पशन मार्केट को लीड करता है। और उस आबादी में जैसे जैसे उसमें शिक्षा बढ़ी, उसमें रोजगार बढ़ा, रोजगार के अवसर बढ़े, हम कंजम्पशन को हमने और इंक्रीज किया। और इसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म अभी लेकर के आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम। वो रिफॉर्म है कि जीएसटी को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि लोगों को जो बेच रहे हैं उनको भी नहीं लगे कि मुझे बहुत ज्यादा तो मेरा पैसा टैक्स में जा रहा है, इसलिए लोग खरीद नहीं रहे हैं, सामान महंगा हो जा रहा है। और जो एंड कंज्यूमर है उसको भी वो महंगाई नहीं की मार नहीं पड़े कि अरे ये चीज जो 100 रुपए की थी इस पर 18% टैक्स होकर के 118 ये हो रहा है। और इस चीज का गायत्री जी इम्पैक्ट यहीं पे नहीं कि उन्होंने एक साइड से इसको खत्म किया। जब आप देखेंगे भारत का में जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उसका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मतलब लोअर ग्रुप इन द सेंस कि अप टू 12 लाख तक के इसमें आता है, उसके लिए इनकम टैक्स को पिछले बजट में निर्मला सीतारमन का जो बजट था, जनरली एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो काफी ट्रोल होती हैं बिकॉज ऑफ हर टफ स्टैंस, वो काफी थैंकलेस जॉब भी है। अगर आप जब अच्छा कर रहे हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं But भी आपने I कहीं want to add one thing. Across the world, there is a recession. लोगों के पास कमाई की दिक्कत हो रही है। अफ्रीका में हर तीसरे चौथे हफ्ते पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी ग्रोथ रेट अभी भी ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। सो प्लीज गिव द क्रेडिट टू द पर्सन हु डिजर्व्स इट। भूखमरी नहीं है, नहीं तो भूखमरी है। जहां मैं रहती हूँ यहाँ पे मिनी मील बिकता है, नाम है मिनी मील, मतलब जो जौ का आटा होता है वो बिकता है। ये जब मैं यहाँ आई थी तो 400 50 रुपए के हिसाब से 25 किलो का बैग बिकता था। आज की डेट में वो 400 किलो के रेट में, 400 क्वाचा के रेट में बिकता है। सो लुक एट द प्राइस, 50 से लेके 400 तक का ट्रैवल जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 6-7 ईयर्स। लोग काउंट नहीं कर रहे हैं इन चीजों को। वी शुड बी ग्रेटफुल टू वेयर इट इज एंड द क्रेडिट शुड बी गिवन। जी मनीष। बिल्कुल, तो इन्होंने इनकम टैक्स को जब खत्म किया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं जाएगा, मतलब मार्केट में पैसा इंक्रीज होगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आपने गायत्री जी कहा कि भारत का सीपीआई, कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो अब पिछले 8 साल के लोएस्ट इस पे है। मतलब एक ऐसा देश जहां पे हम डिमांड भी हमने क्रिएट किया है। डिमांड क्रिएट करने से जनरली कहा जाता है कि आपका मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी इज इन चेक। और एक डिमांड हमने यूजर आई मीन कंज्यूमर के साइड से थ्रू इनकम टैक्स को कट डाउन करके किया था। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा जो पुश है वो मैन्युफैक्चरर को भी उसका फायदा मिले, इसके लिए वो पुश जो है वो जीएसटी के रिफॉर्म जो कि अभी अनाउंस होने हैं, जिसके लगभग एक रिपोर्ट जो बाहर आई है जिसमें वो आप दिखा रही थी कि कैसे अलग अलग स्लैब को खत्म किया जा रहा है। सो 2 ही स्लैब बचेगा, 3 स्लैब बेसिकली 5%, 5%, 18% एंड 40%। 5% में आपके ऐसे सारे आइटम्स आ जाएंगे जो कि डेली यूज में कुछ आइटम्स हैं जिसपे पहले 18 या 12% की जीएसटी थी। 18% में मोस्टली थोड़े जो लग्जरी आइटम्स हैं या कुछ सेट ऑफ चीजें वो आएंगी, और 40 में जो सिन एंड लग्जरी गुड्स होते हैं कि 1200 सीसी से ऊपर का कार हो गया या कोई सिगरेट या अल्कोहल, वो जाएंगे उसमें। तो ये यहाँ पर है कि उसको टैक्स करो, उस जगह पे टैक्स करो जहां पे उसके पे करने वाले उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन जो एक कॉमन मास है जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन को ड्राइव करता है उसके लिए इकोनॉमी को सीधा करना। अब मैं इस चीज को इसलिए गायत्री जी एक्सप्लेन किया हूं जीएसटी और ये चीजें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां से अपील कर रहे हैं कि मुझे
पैसा जो इस देश में आएगा वो चाहे काला हो या गोरा हो, मतलब सोर्स ऑफ मनी जो भी हो, एंड ही इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ब्लैक और व्हाइट, मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर देता हूँ। व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि भारत किसी एक दो तीन देश से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि सिर्फ वहां से पैसा आएगा। भारत सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि मीडियम ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ उनके इंस्टीट्यूशंस और कुछ बड़े कंपनीज होंगे, इवन जो छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो जनरली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इवन दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर कैपिटल। अगर उनको अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए तो वो भी यहाँ से मिलेगा। और इसका एक इनडायरेक्ट जो इसका एक कमेंट है गायत्री जी, वो है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स पे। तो उस पे भी, उसको भी मैं टच करूंगा कि वो कैसे इन्होंने इनडायरेक्टली कमेंट किया है। लेकिन उससे पहले भारत बहुत ज्यादा एक ये था कि हम इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से ले रहे हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था। एफडीआई हमारा कहाँ से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी बहुत ज्यादा बात आती है, उस पर यह था कि हम ठीक है इसी जगह से लेंगे, ऐसे सोर्स होना चाहिए। ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 2.0 है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि भारत अभी इस चीज के लिए पूरा मार्केट को ओपन कर रहा है कि ये देश है जहां पे तुम आकर के मैन्युफैक्चर करो, वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स, वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द स्किल दैट वी कैन प्रोवाइड, और तुम अपना पैसा लाओ, मैन्युफैक्चरिंग हब ये देश रहेगा। जो चाइना पिछले 20-25 साल में किया था, उसको भारत, चाइना के बारे में एक चीज कहा जाता था गायत्री जी, वो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना वैसे देखने में एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, काफी क्लोज थॉट प्रोसेस लगता है, लेकिन उसका इकोनॉमी बहुत ओपन है कि कोई भी जाके आसानी से मैन्युफैक्चर करके सामान लेकर के आ सकता है। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी है। उस चीज को यहाँ पे अभी रिवर्स, उस चीज को किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और ये रिवर्स ट्रंप को चाहिए था कि भाई मेरे प्रोडक्ट को इंडिया में आने दो। व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग कि नहीं, यहाँ पे तुम अपना जो भी तुम्हें मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर यहाँ करो, यहाँ से बाहर लेकर के सामान जाओ। पैसा का सोर्स क्या है होगा, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, कौन सा देश है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, डॉलर है या पाउंड है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसको इसलिए मैं 2.0 बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी लिमिटेड था। हम पिछले 2-3 साल में हम सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड हम आउटपुट हमारा इतना सिग्निफिकेंट दिखना चालू हुआ है कि हम सेकंड सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं उसके। ये चीज भारत उससे बियॉन्ड लेकर के जाना चाहता है, नॉट जस्ट सेमी आई मीन सेलफोन एंड टीवी। इंडिया इस चीज को उसके बियॉन्ड, अभी ऑलरेडी जापान से हम एलसीडी जो वो चाइना में बना रहे थे उसको भारत में लाने की बात हो चुकी है। और ऐसे ही बाकी सारी चीजें, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिस चीज पे अमेरिका की इतनी जली हुई है वो ये है कि जो हम क्रूड ऑयल ला करके उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम रिफाइन करते हैं फिर बेचते हैं। ऐसा नहीं होता है जो हमें रसिया से तेल आता है डायरेक्ट आपके पेट्रोल पंप में दिखता है, वो एक रिफाइनरी से निकल के दिखता है। और उसका एक सीधा सीधा, जब इनको इतनी जली हुई है, तो एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जुलाई के महीने में यूक्रेन के सबसे बड़े जो डीजल एक्सपोर्टर था वो भारत था। यूक्रेन का जो सबसे ज्यादा किसी एक देश से डीजल एक्सपोर्ट किया वो भारत से किया, और वो रशियन ऑयल ही हम रिफाइन करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम वहां पर है ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं कहूं कि एक साथ एक स्टेटमेंट के अंदर मोदी जी ने फ्लड गेट्स खोल दिए हैं। ही डजंट माइंड चाइना से आ रहा है, ही डजंट माइंड अदृश्य राज्य से आ रहा है। अगर आप देखें तो इस वक्त ब्लैक रॉक और जितनी सारी एंटिटीज हैं उसकी दे आर ऑल कमिंग टू इंडिया। कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्वियसली इधर से ही आ रहे हैं। डीप स्टेट का एंट्री हो रहा है, ट्रिलियनेयर्स का एंट्री हो रहा है, चाइना का एंट्री हो रहा है, अमेरिका को भी वेलकम है, बट एक्सेप्ट द एक्सेप्शंस दैट वी हैव मेड कि हम अपने डेयरी, अपने जीएमओ, अपने एग्रीकल्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाकी सब ठीक है, आप गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी चलेगा, बट वो पर जो इन्होंने खोल दिया है, जो इन्होंने मैटर खोल दिया है, वो पॉसिबल नहीं है। जी मनीष। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए गायत्री जी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर इन ब्रॉडर जो इंडिया का विजन है, उसको मैं उस चीज को बेस ये है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या चीज हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है। क्योंकि भारत में 20 करोड़ से ऊपर परिवार है जो डेयरी और एग्रीकल्चर में वो उनके फैमिली से एसोसिएटेड है। ये नंबर में हो सकता है कि कम भी हो, दर्शक इसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 करोड़ ऐसे परिवार है जिससे मिला करके लगभग लगभग 40 से 50 करोड़ एवरेज में वो पॉपुलेशन निकलेगा जो डेयरी या एग्रीकल्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और ऊपर से जिस तरीके का हमारा जो कल्चर है, हम जिस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है एंड एवरीथिंग, उसमें जो प्रोडक्ट हम यहाँ से बना मतलब कंज्यूम करते हैं वो हमारे हिसाब से आज तक चलता है, हमारे धार्मिक विश्वास के हिसाब से, हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर जिस तरीके से रहा है, हम जिस चीज को मानते हैं नहीं मानते, उस सारे चीज के ऊपर उस चीज को
अमेरिका वो ना कभी समझेगा, क्योंकि उनके लिए वो एक बिजनेस है। इसलिए भारत ये सिर्फ नहीं हो कि यहाँ पे भाई तुम्हारे जैसे अमेरिका ने एक और चीज किया था पोस्टिंग गायत्री जी, वो ये था कि अपने कंपनीज को धमका रहा है वहां से एडमिनिस्ट्रेशन कि तुम भारत में मत बनाओ, तुम ये मत करो। इसलिए भारत इस चीज को बोल रहा है कि कहीं से भी आएगी, चाहे वो डॉलर हो या पौंड हो, मैं इस पौंड वाले वर्ड पे मैं एक बार आऊंगा। पूरा यूरोप आप उठा लीजिए, पूरे यूरोप में 75 करोड़ की आबादी है, और एक्सेप्ट जो उसके 4 देश हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड यूके टू सम एक्सटेंट, उसके अलावा और किसी भी देश के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कहीं भी नहीं है। आप ये उठा लीजिए, बहुत ही जब लोग, मैं बोल रहा हूँ कहीं भी नहीं है, इसका मतलब बहुत लिमिटेड है। इवन दीज कंट्रीज स्ट्रगल। डसॉल्ट एविएशन अपना फ्यूजलाज जो है वो टाटा डिफेंस को दिया है बनाने के लिए। तो जी इंडिया मनीष इज जी, सेइंग ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट सुनते हैं मोदी जी की, सो दैट व्यूअर्स कैन मेक आउट व्हाट ही इज सेइंग। मोदी जी एक एक शब्द नपा तुला बोलते हैं। देख लीजिए, वही है जिन्होंने सुपर पावरफुल कंट्री यूएस के प्रेसिडेंट का फोन नहीं उठाया। लेट्स हियर हिम आउट। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। कहीं से भी पैसा आए, एज लॉन्ग इट इज फॉर इंडिया एंड फॉर द कंट्री मैन, इट इज वेलकम। जी बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो मैं बात कर रहा था, अगर आप पूरा यूरोप का देखिए, यूरोप के पास भी मैन पावर, दे आर, आई मीन, वो हमसे आधा आबादी का पूरा वो महादेश है। उसके बाद अगर आप चाइना का भी एक केस देखिए, तो चाइना में एक चीज मैं जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, और आपके व्यूअर्स उस चीज को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चाइना 1970s में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, और अगर वो चाइना का उस टाइम वन चाइल्ड पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया, तो अभी उसकी आबादी 100 करोड़ से कम की होनी चाहिए। और अगर वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो चाइना ने जब वो बोला था कि ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है, चाहे वो गलत था, या फिर जो उसके सबसे बड़े रियल एस्टेट कंपनी जब कोविड के बाद डिफॉल्ट, आई मीन बैंकरप्सी फाइल करना चालू किए, और बहुत सारे टाउन जो है वहां घोस्टेड हैं, तो इट मीन्स कि जरूर उनके पॉपुलेशन का जो नंबर बाहर आता है, जो एक्चुअल है, उसमें कहीं ना कहीं तो हेरफेर है। तो इसका मतलब एक देश जो कि अभी सबसे बड़ा ऑप्शन बन के तैयार है पूरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, वो है भारत। हम कंजम्पशन तो हमारा इतना बड़ा पार्ट प्ले करता ही है, और उसके साथ साथ हम अगर मैन्युफैक्चरिंग को, हम सिर्फ एक देश के भरोसे नहीं कि वहां की कंपनी चाइना में लगाई थी तो भारत में आकर के भी लगाए, हम पूरे दुनिया भर को बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू डू मैन्युफैक्चरिंग, कम मैन्युफैक्चर इन इंडिया। आपका सोर्स ऑफ, यही जो मेरी समझ से गायत्री जी, जहां पे जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि डॉलर पॉन्ड कुछ भी हो, मतलब आई एम ओपन टू ऑल द कंट्रीज कमिंग इनटू इंडिया एंड डू द मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्ट इन इंडिया, इंक्लूडिंग वो चाइना के लिए भी वो चीज ओपन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चाइनीज कंपनी भी थी जो अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल भारत में उनका फैक्ट्री था, मतलब फैक्ट्री इन द सेंस कंपनीज को खोल के रखे थे। एंड यहाँ पर वो सिर्फ उतना ही नहीं, अगर इस चीज में एक और भी एक पूरा यूरोप को ये अपील किया जा रहा है, पूरे इवन सदर्न अमेरिका को भी किया जा रहा है, क्योंकि सदर्न अमेरिका दे वांट टू बिल्ड समथिंग, मे बी जो भी उनके पास पैसा है। यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसा की बात करते हो, यहाँ पे कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज, मेरा आइडिया है कि मुझे कुछ बनाना है, लेकिन वो कहाँ पे मैं बना सकता हूँ, एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो सकता है, तो इज इनवाइटिंग दैट। उसके साथ साथ जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, उसके साथ साथ जो हमने इनकम टैक्स, तो कंजम्पशन इकोनॉमी को बूस्ट करना है, साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज है कि एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस में नहीं होगा, वो पूरे दुनिया भर में होगा। जो यूएस को जिस चीज से रशियन ऑयल से परेशानी है, वो ये है कि इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है और पूरे दुनिया भर को वो बेच रहा है, और इंक्लूडिंग, तो मैं यूक्रेन का आपको एग्जांपल बताया ही। अब एक और चीज जिसको मैंने टच किया था, वो था यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर गायत्री जी। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड पूरे दुनिया भर का सबसे सेफेस्ट उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, क्योंकि वो जो सबसे पावरफुल सरकार जिसको मानी जाती है, बिफोर मोदी जी स्टार्ट पिकिंग अप द कॉल ऑफ द प्रेसिडेंट, यूएस गवर्नमेंट उसको बैक करती है। और यूएस, इसका मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट को आप बेसिकली वर्चुअली लोन दे रहे हैं, और आपको उसके बदले में कुछ पैसे वापस आ रहे हैं। और वो वैसा लोन यूएस सबसे ज्यादा
यूज करता है गायत्री जी, वो ये है कि जब उसके बजट डेफिसिट होती है। सोचिए कि अगर आपकी सरकार का 4 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन है, 6 ट्रिलियन का आपका बजट है, तो आप 2 ट्रिलियन कहां से लाएंगे? तो यूएस गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके बॉन्ड्स निकालती है कि जो इंस्टीट्यूशंस, बैंक, देश जैसे भारत, ये लोग खरीदते हैं, और डॉलर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सेफेस्ट ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। एक ट्रेंड आया है पिछले 6-7 साल में, वो ट्रेंड ये है कि चाइना एक टाइम पे 1 ट्रिलियन से ऊपर होल्ड करता था, वो रिड्यूस होकर के 770 हो गया है। भारत के भी पास लगभग 350 से 400 बिलियन के बीच में था, वो 240 के आसपास है। जापान भी के पास भी 500 से 600 बिलियन अभी है, जो कि क्लोज टू 1 ट्रिलियन था एक टाइम पर। अब ये है कि अगर ये देश, अब एक चीज ये हो रहा है कि ये सारे देश के जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया में आरबीआई है, वो अभी धीरे धीरे एक सेल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ सेल ऑफ नहीं कर सकते हैं। इवन तो एक लास्ट ऑप्शन है, वो लास्ट रिजॉर्ट है। जैसे असीम मुनीर का है कि हम उड़ेंगे तो आधा देश लेकर के उड़ जाएंगे, आधा आधा विश्व लेकर के। वैसे इसमें भी है कि अगर आप चाहे तो अगर चाइना एक साथ 770 बिलियन सेल ऑफ कर दिया तो व्हाट विल हैपन कि पूरा दुनिया का इकोनॉमी हिल जाएगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ एक बेंचमार्क जैसा काम करता है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। लेकिन अभी एक ट्रेंड आया है कि जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, वो गोल्ड रिजर्व्स सारे सेंट्रल बैंक्स के पास बढ़ते जा रहे हैं एज कंपेयर टू डॉलर रिजर्व, जो कि एक ग्लोबल करेंसी था। एंड उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? उसका ट्रिगर पॉइंट ये है कि जैसे जैसे ये टैरिफ थ्रेट बढ़ते गया, हर एक देश ने एक दूसरे के साथ बायलैटरल करेंसी में ट्रेड करना चालू किया। और हमने एक शो में बात भी किया था कि इफ यू वांट टू डू ट्रेड इन बायलैटरल करेंसी, और अगर आपने 100% जगह पे कर दिया, डू नॉट नीड फॉरेन करेंसी, रिजर्व करेंसी। तो अगर ये स्टार्ट हुआ है, और ट्रंप नोइंगली और अननोइंगली ही इज पुशिंग टू द फैक्ट कि देश जो पर्टिकुलरली जो ब्रिक्स ग्रुप है, जो सबसे पावरफुल ब्लॉक है अभी, वो अगर अपने बायलैटरल करेंसीज में आ गया तो यूएस डॉलर जो है अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट बिकमिंग इरिलेवेंट। ये दूसरों के लिए भी एग्जांपल सेट करना चालू कर देगा। यूरोप में वैसे ही यूरोपियन जो ईयू का जो अपना करेंसी है, उसको वो लोग इंटरनली अडॉप्ट मतलब किए ही हुए हैं इंटर बायलैटरल ट्रेड्स में। सेम प्रॉब्लम जो है वो आपका सदर्न अमेरिकन कंट्रीज है, वहां भी होगा। अफ्रीका जो कि एक इमर्जिंग हॉटस्पॉट होने वाला है नेक्स्ट 15-20 साल में, जहां पे चांसेस हैं कि ऑल थिंग्स गोज वेल वो हो सकता है, वो भी इसी चीज को फॉलो करेगा। सो एंड टू डू सो आप क्या करेंगे? आप एक ऐसा मेटल, एक ऐसा चीज जिसको आप लेकर के आएंगे जिसका फेस वैल्यू नहीं है, जिसका रियल वैल्यू है। डॉलर इज ऑन द फेस वैल्यू कि ठीक है, ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट निक्सन लेकर के 1970s में वो कंसेप्ट आया था। एंड उसके बाद यूएस पूरे दुनिया को काइंड ऑफ मैनिपुलेट की, अपना इन्फ्लेशन अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ कोविड के टाइम में, तो भाई डॉलर छाप दो, अपना इन्फ्लेशन नेक्स्ट 6-8 महीने में पूरा दुनिया भर में फैल जाएगा। तो यूएस डॉलर छाप के इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अभी एक साइलेंट ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि टैरिफ वार आया तो ये हाईलाइट होना चालू हो, जो आप दिखा रही थी कि जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एज कंपेयर टू जो हमारा किसी भी देश का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व में डॉलर हुआ करता था। तो नो दिस इंटायर ट्रेंड, और मैं बार बार बोलता हूं गायत्री जी, जब इस डी डॉलराइजेशन यही है एग्जैक्टली, जब आपको डॉलर चाहिए ही नहीं, आप एक उसको आप एक कोई भी चीज को एक ऐसा सिंबल जैसे गोल्ड है, क्योंकि उसका एक फेस वैल्यू नहीं है, उसका रियल वैल्यू है। अगर आप उसको कहीं भी बेंचमार्क बना के चलो, दो देश के बीच में से इंडिया रूपी ट्रेड हो गया, या युआन के साथ चाइना तो बहुत सारे देशों के साथ ऐसे बायलैटरल ट्रेड्स करता है। अगर ये होना चालू हुआ, और बड़े बड़े देश, क्योंकि जब आप भारत, चीन और जापान की बात करते हैं तो आप दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी, जो कि कंबाइंड टोटल यूएस के आसपास या यूएस से वो बड़ा होने के आसपास वो है, अब उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो देश इस चीज को लेकर के आते हैं, देन व्हाई नॉट अदर्स विल अडॉप्ट इट। और भारत की जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स में से है। और भारत इसके लिए अगर कोई एग्जांपल सेट कर देता है कि मे बी, आई डू नॉट नो, यूपीआई अगर ऐसा कर दे कि तुम यूपीआई जिस देश में आप करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर वो इनेबल कर दे कि ये ट्रांजेक्शन दो देश के बीच की करेंसी में हो सकता है, सब मैकेनिज्म, मैं अभी उसके टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, व्हाई नॉट अदर कंट्रीज विल अडॉप्ट इट सिंपली कि उसके बीच में कर दो। क्योंकि आरबीआई तो वॉस्ट्रो अकाउंट के लिए जो सेटअप के लिए अभी सारे बैंकों को फ्री छोड़ दिया है। दैट्स वेयर ये सम टोटल इफेक्ट है, जिसको मोदी जी बोल रहे हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता है तुम ब्लैक लाओ कि तुम व्हाइट लाओ कि तुम डॉलर लाओ या पाउंड लाओ या युआन लाओ या जो भी लाओ, एज लॉन्ग एज मैन्युफैक्चर उससे भारत में हो रहा है, दैट इज वेलकम। और इससे एक इनडायरेक्ट चीज भी हो रहा है गायत्री जी, आपने कहा गहरे राज्य के बारे में कि वहां से भी पैसे आएंगे।
इट मीन्स ही इज सेइंग कि अगर इफ यू वांट टू डू द बिजनेस इन द राइट वे तो तुम्हारे लिए भी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए तुम्हें सरकार चेंज करके किसी को लाना पड़ेगा उसको सेट करने। तो सीधा का सीधा ऑफर दे रहे हैं, भारत हो, भारतीय के लिए हो, भारतीय जन के लिए हो, माय गेट्स आर ओपन। ही सिंपली ओपन द फ्लड गेट्स। बट एक चीज है क्योंकि इसका एक रिवर्स था गायत्री जी, एक और चीज था इसमें बता दूं कि भारत में का आप एग्जांपल देखे होंगे कि बहुत सारे जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर उसको प्रोटेस्ट करवा करके, पेड प्रोटेस्ट करवा करके बंद करवाया गया है। yes, उस चीज को आप कैसे, आप चोर को ही आप चौकीदार बना दो। कॉपर प्लांट्स, बिल्कुल, चोर को आप चौकीदार बना दो तो वो प्रोटेस्ट कौन करवाएगा पैसा दे करके। तो यहाँ पे चोर को ही चौकीदार बनाने की भी बात हो रही है। और इस अगर सारे इसको देखें जो सेटअप हुआ है यहाँ पर, इस एक दिन का ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि इट्स अ नी जर्क रिएक्शन दैट प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग। नो, भारत, और जब हम लोग को ये चीज लग रहा है कि पता होगा, तो जो वहां पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनको पहले से आइडिया होगा कि सारी चीजें अपने टाइम पे होनी है। हाँ, मे भी हो सकता है ट्रंप के आने से वो चीज फास्ट ट्रैक हो गया। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी आ रहा था कि ट्रंप ने इसलिए ये इतना लफड़ा हो गया क्योंकि जून 17 को जो ट्रंप और मोदी के बीच में कॉल हुई, ट्रंप ने बोला कि मुझे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो। प्राइम मिनिस्टर मोदी से वहां से मैं इवेंट अटेंड करके कनाडा से सीधा भारत आ गए और कोई बात नहीं हुई, और उससे फूफा जी नाराज हो गए। तो एक वाले पे थोड़ा सा डिविएशन है, पर मैं मतलब जो यूपी के लोग हैं वो जानते होंगे इस रस्म को, कि जब लड़के की शादी होती है तो एक ये रस्म होती है कि फूफा जी को नाराज होकर भागना होता है और जो लड़का होता है उसको मनाने के लिए जाना होता है। कुछ ऐसा एक रस्म है जो मैंने सुना हुआ है। तो लिटरली यहाँ पर भारत अभी तैयारी में है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आगे नेक्स्ट फेज के लिए, और यहाँ पर ट्रंप महाशय जी वो फूफा बन के रूट कर बैठे हुए हैं कि भाई हर लड़के की शादी में सबसे पहला जो धमाका होता है ना वो फूफा जी ही करते हैं। तो ट्रंप जी कर चुके हैं धमाका जी। एक और पॉइंट जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगी, एंड दैट पॉइंट इज de-dollarization. This is going to de-dollarization as well. It's going to fasten up the growth, fasten up the process. जी बिल्कुल, ये मैं अभी जस्ट उसी के अराउंड जो गायत्री जी में बता रहा था कि एक बार जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली जो पावरफुल, जब आप एलिनिएट करना चाह रहे हो भारत को या टू सम एक्सटेंट चीन भी आपका हाथ उतना ही जोर से मरोड़ा हुआ है जब जितना जोर से आप उसको मरोड़ना चाह रहे थे, या जापान, या ऐसे जो भी देश है, एटलीस्ट जो टॉप 3, 4, 5 इकोनॉमीज हैं। इसका मतलब आप पूरे दुनिया भर में, पर्टिकुलरली भारत, पूरे दुनिया भर में आप भारत से एग्जाम्पल सेट करवाना चाह रहे हो कैसे तुम डॉलर को बाईपास कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल कहां से सेट हो रहा है? आप ही बार बार हाईलाइट कर रहे हो सबको। पूरा यूएस क्या मीडिया चाहे फेवर में एंटी हो, आपने एक ही मुद्दा बना दिया, भारत और रूस। तो अगर आप भारत और रूस को एक एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो, इसका मतलब यू वांट टू गिव क्लू टू द होल वर्ल्ड। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि व्हाई ट्रम्प वांटेड टू एक्सपेडाइट दिस। और उसके एक्सपेडाइटेशन में एक और चीज है, अगर आप ऐसे डी-डॉलराइजेशन को ट्रिगर करोगे, और बहुत सारी देश हैं जो इसमें कूदेगी कि मुझे बायलैटरल ट्रेड करना है, सबके पास भारत जैसा एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो एक थर्ड करेंसीज को चूज करना चालू करेंगे, दैट माइट बी क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में सबसे अभी एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट किया हुआ है वहां पर। उस फंड का नाम है वेल्थ लिबर्टी फंड, जिसका 60% उसमें ओनरशिप है ट्रम्प एंड को का। तो जब भारत में भी वॉस्ट्रो अकाउंट सेट करके ये कर सकता है, लेकिन जब जब जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं जिनके उतने मैच्योर फाइनेंशियल सेटअप्स नहीं है, वो क्या करेंगे, ऐसे कोई नॉमिनल करेंसी को चूज करने के लिए जाएंगे, इस चीज को स्किप करने के लिए, एंड देयर ऑप्शन विल गेट टू व्हाट, क्रिप्टो। और एक चीज सब दर्शकों को मैं बता दूं कि जब ट्रंप आ रहे थे, ट्रंप और मेलानिया ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप ने दोनों ने अपने अपने मीम कॉइन्स निकाले थे यूएस में, और जिसके अगर वहां पे मीम कॉइन के बदले आपको लोन भी मिल सकता है। अपने नाम से क्रिप्टोज निकाले थे इन्होंने। आई मीन ये होता है अपने मुंह में। और उसके अगेंस्ट आपको लोन भी मिल जाता है वहां पे। और एक और चीज सारे दर्शक आपके जाके देख सकते हैं कि ट्रंप और जेपी मॉर्गन के सीईओ के बीच में कितना बड़ा पब्लिक वर्बल स्पैट हुआ था, कि जब ट्रंप के पैसे को रखने से जेपी मॉर्गन ने मना कर दिया। एंड ट्रंप हमेशा ऐसे चीजों को बहुत ज्यादा ईगो पे लेते हैं। जैसे एक बार मजाक उड़ाया था एक व्हाइट हाउस डिनर में बराक ओबामा ने, तो ट्रंप ने तब से प्रेसिडेंट बनने और नोबेल प्राइज लेने को अपने दिल पे लेकर के वो बैठे हुए हैं। वो वही फूफा जी हैं जो रस्म की आप बात कर रहे थे।
उसके बाद जब जेपी मॉर्गन के सीईओ से उनका जब ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के टाइम में ये झगड़ा हुआ था, तब भी ट्रम्प उस चीज को दिल पे लेकर के बैठे हुए हैं कि मैं डॉलर को ही खत्म कर दूंगा, एंड दीज आर नथिंग बट दोज एफर्ट्स। और उसके बाद जब मोदी जी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के लिए किए थे, तो तब भी वो बैठे हुए थे कि यहाँ पे मैं तुम्हें टैरिफ लगाऊंगा। तो ही टेक्स थिंग्स ऑन हिज ईगो, और उसी में ये सारी भसड़ मची हुई है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस टाइम पंगा गलत जगह पे है। और एक बार एक कोई किसी जगह पे मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो कोई इंटरव्यू था, उन्होंने उस जगह पे कहा था कि अभी तक आपने मोदी का रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखा नहीं है। तो वो मैं बहुत ही क्लियर, मुझे याद है किसी बड़े चैनल पे ही वो उनका इंटरव्यू था, जिसमें पूछा गया था कि आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक और इसमें कैसे रिस्क लिया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक आपने मेरा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देखा नहीं है। तो नो गुजराती जो है ना, वो हैज कम इनटू द प्ले। एक बहुत बड़ा रीजन है, वो बैरागी हैं, तपस्वी हैं वो। तो उनको, उनके दिमाग में बस ये कि मुझे भारत, भारत की जनता, तो बाकी रेस्ट ही डजंट केयर, एंड इट टेक्स वेरी कैलकुलेटेड, वेरी टू प्रिसाइज रिस्क। उनको पता होता है कि मुझे रिस्क लेना है या नहीं लेना है। ही इज वेरी वेरी गुड एट एनालिसिस। आफ्टर ऑल पूरी जिंदगी उनकी राजनीति में बीती है, और उन्होंने जमीन सीखी है। चांदी की चम्मच से गांधी परिवार की तरह उनके मुंह में नहीं डाला गया कि बेटा बोल ये लाइन, लिख कर दे देंगे तो भी राहुल गांधी वही बोलेंगे जो उनका मन बोलता है। एक चीज गायत्री जी और जिसपे मैं ध्यान लाना चाहूंगा, ये जो नैरेटिव बर्स्ट होने पे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सीक्वेंस ऑफ नैरेटिव बनी। पहला, अरे पाकिस्तान वो इतना JF-17 ने राफेल गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। उसके बाद वो नैरेटिव बर्स्ट हुआ, बहुत सारे प्रूफ बाहर आ गए, जो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बर्स्ट किया, और जिसका शेयर प्राइस जहां पे अपने ठिकाने पे आना था वो आ गया। दूसरा नैरेटिव बिल्ड हुआ कि ट्रम्प वहां पे पोस्ट कर देते हैं कि देखो मैंने ऐसा ऐसा करा दिया। काफी दिन तक चला रहे, ट्रम्प के दबाव में आपने क्या किया, ये हुआ वो हुआ, सब चला। अब न्यूयॉर्क टाइम्स उस चीज को वहां पे कैंसिल आउट कर रहा है कि नहीं नहीं, ट्रम्प तो इसीलिए गुस्सा है कि भारत ने क्रेडिट नहीं लेने दिया ट्रम्प को उस चीज का। पाकिस्तान के जो डिप्टी PM इसाक डर एक जगह पे वो बोलते हैं, अभी शायद वो बांग्लादेश में थे या कहीं पे थे, कि नहीं नहीं इसमें ट्रम्प का कोई रोल नहीं है, दोनों देश के बीच में था। उसके बाद अभी फाइनली जब ये पूरा टैरिफ वॉर चल रहा है, तो एक शो पे एक अपोजिशन के एक बहुत ही बड़ी प्रवक्ता है, उनसे पूछा गया कि आप दो में से आपको एक मानना पड़ेगा कि आइदर ट्रम्प ने सीज फायर करवाया तो फिर मोदी जो झुके नहीं, इसलिए टैरिफ क्यों लगाया। अगर टैरिफ लगा दिया तो सीज फायर का ट्रम्प ने नहीं करवाया और उसको मोदी ने कैंसिल आउट कर दिया, तब किस बात को मानोगे। तो नैरेटिव जो है वो सारे फेक नैरेटिव्स एक एक करके पिछले इसमें वर्ष में लास्ट पे जो अपोजिशन अटकी हुई थी वो ये था कि इस टैरिफ में कहीं एक बार इंडिया ये बोल दे कि कोई एक कंसेशन हमने वहां के डेयरी या फार्मिंग कंपनीज को दिया और उसके बाद एक भयानक अनरेस्ट क्रिएट करो, क्योंकि वो जो पूरा सेटअप है वो बैठा हुआ है कि कब फार्मर के लिए ऐसा कुछ एक मुद्दा मिले और जिसके ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट करवा के किया जा सके, लेकिन वो दाल गली नहीं। लगता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि मोदी जी मान जाएंगे यूएस के प्रेशर में आके, ये किस डेयरी और फूड वाला, एंड वो लोग बैठे हुए थे पैसा वैसा इकट्ठा करके, पूरी तैयारी करके, स्लोगन पैम्फलेट छाप करके, टी शर्ट दुपट्टे, क्योंकि मैंने देखा था किसान मूवमेंट के टाइम पर किस तरीके से सारी महिलाओं के पास 12 घंटे के अंदर येलो कलर के दुपट्टे आ जाते थे। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 12 घंटे के अंदर कितना बड़ा से बड़ा आप जंक्शन लगा लें, आप प्रिंटिंग लगा लें, कलरिंग लगा लें, 12 घंटे के अंदर ये तैयारी नहीं हो सकती। इसका मैं आपको इसका एक छोटा एग्जांपल भी दे देता हूं गायत्री जी, जो आपने कहा उसी चीज का, कि कॉटन को लेकर के कभी एक बवाल मची हुई है, और वो छोटा सा बवाल है, वो केजरीवाल का ही बवाल है, उससे बड़ा वो हो नहीं पाया क्योंकि उसमें फैक्चुअल डिटेल्स नहीं है। वो बवाल ये था कि कॉटन को एग्जेम्पशन दिया गया है टैरिफ में, क्योंकि यहाँ जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सके। तो उस चीज को लेकर के वो एक उन्होंने बहुत बड़ा 12 बजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा किया एंड सब हुआ, लेकिन वो ज्यादा देर वो ठहरा नहीं वो चीज। तो ये पूरा इकोसिस्टम एक साथ कि अलग अलग, अब देखिए एक सीक्वेंस से ये नैरेटिव 1, नैरेटिव 2, नैरेटिव 3, नैरेटिव 4 चला रहा है। हर एक नैरेटिव अपने तथ्य के साथ अपने आप लोग जो जो उसके फेवर में वही आकर के बोले नहीं ऐसा नहीं हुआ इसलिए हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स आकर के बोल रही है अरे नहीं ऐसा था। पाकिस्तान के डिप्टी PM, अरे ट्रम्प का कोई रोल ही नहीं था उसमें। ये सारा चीज इनका ये हुआ,
अब जाकर नहीं, के पाकिस्तान लास्ट में पाकिस्तान में फिर से शुरू हो गया है, वी वांट टू टॉक टू इंडिया, डायलॉग फिर से शुरू करना चाहिए। आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ एक स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए, फिर से डायलॉग विद इंडिया चाहिए, यू नो, क्योंकि दे आर बैक। उनको एक तरफ से उन्हें चाबी पड़ रही है, अब दो पार्ट में स्प्लिट हो चुका है। देयर इज अ मिलिट्री लीडरशिप अलाइंड विथ देयर इज अ मिलिट्री लीडरशिप जिसका अलाइनमेंट है पाकिस्तान, आई मीन यूएस के प्रेसिडेंसी के साथ, और दूसरा है जो पॉलिटिकल लीडरशिप 6 दिन अभी बिरयानी वहां पे खाएंगे जो पीएम है फॉर चाइना। तो अभी उनको चाबी दोनों तरफ से अलग अलग टाइप का है, उसमें हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन काला हो धन या गोरा हो, करेंसी कोई भी हो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो भारत में आओ, तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है तो भारत में आओ, तुम्हारे पास एक एक्सपोर्ट करने के लिए हम, क्योंकि एक और चीज है जिसमें हमने 2-3 सौ किया है गायत्री जी, कि पूरा जो हम एक एक्सपोर्ट लाइन बिल्ड कर रहे हैं, क्यों वो सागरमाला प्रोजेक्ट और ये सारा लाया गया कि भारत को शिपिंग जायंट बनाना है, एक्सपोर्ट जो शिपिंग रूट्स का जायंट बनाना है, ये एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट। सो दिस वाज नॉट कि अनएंटिसिपेटेड था, ये कभी नहीं होगा, ये होगा, फास्ट ट्रैक हो गया। फ्रेंड ट्रंप जो है वो थोड़े मतलब ज्यादा भावुक हो गए, तो चीजों को वो जल्दी करवा रहे हैं। लेकिन अभी इस सारे चीज का इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग जायंट एस्टेब्लिश करने के लिए इज ऑल सेट ऑलरेडी एंड नाउ अपीलिंग टू द वर्ल्ड। एंड दिस इज होता, तो सब बोल रहे थे ना कि वो कब होगा भारत का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो 2.0, दिस इज द मोमेंट। और यही है उस आपदा में अवसर को बदलना। उस समय की भी जो सरकार थी जब वो हुआ था, तभी उन्होंने उस चीज को कन्वर्ट किया था कि कैसे ये जो पूरा प्रेशर है भारत बैंकरप्सी कगार पे है, उससे एटलीस्ट उसको ब्लू व्हाइट कलर इकोनॉमी का हब बनाओ। तो सारे सर्विसेज चालू हुए थे, एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जी गायत्री जी। ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, चाइना में खड़े होकर मोदी जी ने सीधे सीधे कहा, it doesn't matter whether the cat is black or white as long as it catches mice. He quoted Deng Xiaoping obviously. उसके साथ साथ जापान में जब उन्होंने खड़े होकर कहा, I don't care who invests the money in India, dollar, pound, whatever. Now here is the main important line. That currency is black or white, but the production must involve the sweat of my countrymen. He has opened the floodgates for economic liberalization too. इसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ऑफर दे दिया है डीप स्टेट को, चाइना को, यूएस की अच्छी कंपनीज को, भारत के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, जीएसटी को लिबरलाइज करना, यूरोप को जीएसटी को सिंप्लीफाई करना, उसके साथ साथ गोल्ड में जो करेक्शन आ रही है आप सभी ने देखा, डी डॉलराइजेशन की स्पीड बढ़ाना, एंड चाइना को भी इनडायरेक्टली ऑफर भेज देना। चाइना से इन्वेस्टमेंट अब बढ़ने वाली है भारत में। इट इज आई वुड से पिवटल मोमेंट, very important moment or a historical moment, watershed moment in the economic history of India. ये बहुत लंबा जाएगा। जब वो बोलते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ब्लैक की इकोनॉमी जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया फॉर शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट ब्लैक इकोनॉमी जिसको हम पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं या फिर जो आप हवाला का रूट बोलते हैं, उन्होंने उस हवाले के ऊपर भी प्रहार कर दिया है, राइट? कि भैया पैसा ब्लैक में काय को घूम तो रहा है, इससे अच्छा तुम फॉर्मली आ जाओ, ऑफिशियली आ जाओ, इन्वेस्ट करो, हम लिबरलाइज करेंगे। वो कैसे उस चीज को सॉल्व करेंगे? आई थिंक दैट इज समथिंग, आई थिंक मनीष वी शुड गिव 2-3 मिनट्स ऑन दैट आल्सो, बिकॉज जब वो बोलते हैं ना ब्लैक, एवरीबडी नोज व्हाट इज ब्लैक। एक बहुत साइजेबल प्रोपोर्शन है जो हवाला चलता है भारत में, वो बेसिकली टैक्स बचाने के लिए, सबको लगता है कि भाई मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और 30 रुपए के ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो वो एक उनको चुभता है। आई थिंक उसको लेकर ये सिंप्लीफिकेशन कुछ तो, क्योंकि न्यू टैक्स लॉज भी आने वाले थे, 12 लाख रुपीस की एग्जेम्पशन भी स्टार्ट हो गई थी, तो आई थिंक उसको भी वो बहुत सिंप्लीफाई करने वाले हैं। वेट एंड वॉच, आई कमिंग few months are going to be very critical when it comes to the economic policy of भारत। ब्लैक इकोनॉमी को किस तरीके से, ब्लैक वाले पैसे को वापस इन्वेस्ट करवाना भारत में, आई थिंक दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट आल्सो। आपका क्या कहना है? बिल्कुल गायत्री जी, देखिए भारत या कोई भी जो इस तरीके के जो देश रही, जो पिछले, इवन टू दैट मैटर इवन पाकिस्तान टू दैट एक्सटेंट, जो ऐसे, तो ये और न सिर्फ भारत पाकिस्तान, ये सारे देश में ये चीज है कि आपका जो पैरेलल इकोनॉमी है, पैरेलल इकोनॉमी जहाँ पे जो अनअकाउंटेड जाता है, यहाँ पे उसका मतलब है कि भारत सरकार के लिए अनअकाउंटेड जाता है। जस्ट मनीषी, this is a very high figure, 62% of the Indian GDP is black। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डेटा कह रहा है, ये डेटा कह रहा है 62% of the GDP is estimated to be black economy।
दिस इज अ बिग फिगर। जी मनीष जी। बिल्कुल, तो इसमें यहाँ पे देखिए गायत्री जी कि जब हम लोग इस चीज़ का बात कर रहे हैं कि ब्लैक इकोनॉमी को यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉर्मलाइज़ करने का, तो मोदी जी यहाँ पे 2 चीज़ की उन्होंने इंडिकेट किया कि अगर तुम्हारे पास मतलब नॉट जस्ट इंडिया, इंडिया के बाहर भी जो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इफ यू हैव मनी पार्क्ड समवेयर व्हिच इज़ अनअकाउंटेड फॉर योर कंट्री, व्हाई डोंट यू ब्रिंग इट टू इंडिया एंड हम गेट इट आसान कर अकाउंटेड देंगे, फॉर? हम देखो ऐसे बस पैसा आने दो, हम आसान कर देंगे। सफेद हो काला हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक भी होगा तो अब चलेगा, हम ब्लैक को भी व्हाइट में कन्वर्ट करवा देंगे। ही बिल्कुल, वांट्स दैट बैक इन द सिस्टम एक्चुअली। ये मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, यहाँ पे डिमोनेटाइज। उन्होंने इसलिए उन्होंने उसको अपील किया है कि इफ यू हैव मनी स्टैक्ड आउटसाइड, तुम उसको लेकर के आओ भारत की इकोनॉमी में। मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं उसको मेरा स्विस बैंक में कहीं पैसा है, कहीं ऐसे इस पे है। अब मुझे उस चीज को इधर मैं वहां पे उसको इनडायरेक्ट किसी मतलब हमेशा वो जो हंस हंस वाले काम होते हैं उसमें निकालूं, या फिर मैं उसको एक ऐसा चैनल के थ्रू निकालूं जहां पे इट गेट्स कन्वर्टेड टू सम, मतलब व्हाइट उसको टू सर्टेन एक्सटेंट बोल सकते हैं। तो अगर मेरा 100 करोड़ बाहर है, उस 100 करोड़ को किसी इकोनॉमी से मैं निकाल के लेकर के आऊं वापस, तो वो 100 करोड़ में भी मुझे 100 की जगह 80 90 या कुछ, तो सरकार को भी वहां पे जो देश है जो बीच में उस चीज को लेकर के मैन्युफैक्चर कर सकती है, उसके लिए भी कुछ फायदा है। और जिसको वो एंड में कुछ जो इन्वेस्ट किया पैसा उसको निकलेगा तो उसके लिए भी फायदा है। तो दिस इज अ विन विन, इसमें बट डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि दिस विल ओपन अ वे फॉर टेरर एंड ऑल। व्हेन ही इज सेइंग, ही मस्ट बी सेइंग विद लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, देयर इज अ फॉर्मल वे चैनल उसको कैसे किया जाएगा, बट ही इज ओपनिंग अ वे कि ये भी हो सकता है। what I feel is he is looking for the हवाला मनी। obviously हवाला मनी का ही जाता है टेररिज्म वगैरह में भी, पर टेररिज्म में ज्यादातर नारकोटिक्स, ड्रग ट्रेड, ये वाला पैसा जाता है। ड्रग वाला, प्रोस्टिट्यूशन वाला, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये वाला पैसा ज्यादा डाइवर्ट होता है टेररिज्म की तरफ में। हवाला वाला पैसा जो टैक्स चोरी का है, बेसिकली आई थिंक ही इज बिल्कुल, रिक्वेस्टिंग दैट वन। हिज फोकस इज ऑन दैट गायत्री जी, वो टैक्स चोरी जो कि कॉर्पोरेट टैक्स इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा होता है जहाँ पर, जी, तो उसी और चीज के ऊपर वो यहाँ पे बोल रहे हैं। इसमें एक पॉइंट और है, अब इसमें सीएस का रोल थोड़ा कम हो जाएगा। एक तो उधर रिलायंस वालों ने इनके भट्टा बिठा दिया है, सॉरी टू से। रिलायंस वालों ने क्या 500 रुपए में है ना कि आप फाइल योर रिटर्न्स इन 500 रुपीज, कुछ ऐसा निकाला हुआ है अभी रिसेंटली। एक तो वो कर दिया है, और ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। एंड देन कमिंग ऑफ दिस, सो लेट्स सी, आई मीन दे वांट द कंट्री टू बूम, दे वांट द कंट्री टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, मनी प्रोग्रेस की जबरदस्त होड़ में है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि मैं एक इसमें बहुत एक सारे लाइन लोग। ऐड करूंगा गायत्री जी जी कि प्लीज। अगर कोई देश, लेट्स से कोई, जैसे मैं अमेरिका का एग्जांपल लिया, मैं अमेरिकन सिटीजन अमेरिका से 100 करोड़ छुपा करके कहीं और रखा, तो उससे हमें क्या लेना देना, वो हमारे देश के इकोनॉमी में वो 100 करोड़ पंप अगर हो जाते हैं इनडायरेक्टली, तो वी विल, वो अगर 100 करोड़ यहाँ पंप हुआ तो जो सरकार का टैक्स है वो भी उस पर निकलेगा, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए उनके सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरी। तो यहाँ पे ही इज डेफिनेटली, इसका एक फॉर्मल वे क्रिएट होगा, क्योंकि अगर वो बोला जा रहा है तो, एंड उसमें कहाँ वो सोर्स क्या है उस चीज को डेफिनेटली ट्रेस जरूर किया जाएगा, वेदर इट इज नार्कोटिक्स और व्हाट। मोस्टली यहाँ पे है कि जो ऐसे पैसा जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने कमाई लीगली है लेकिन उसको टैक्स वो लीगली नहीं पे करना चाह रहे, विच इज अ बिग चंक, उस चीज को कैसे इस सिस्टम में वापस इंजेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन, कमिटमेंट लगती है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जो लोगों को हमारा काम बहुत पसंद आता है, हमें हेल्प करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।